गाइस, जी ना ये ना बेल्जियम एंड श्रीलंका का ना सेकंड टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में ना मैंने बताया था कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका का कंपोजिशन किस तरीके से अलग था। बेल्जियम में जो है ना, बेल्जियम के कंट्री में क्या हो रहा था, बेल्जियम में क्या हो रहा था, तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम लोग ना इसी बेल्जियम के सिचुएशन को अगर श्रीलंका से कंपेयर करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। श्रीलंका जो है ना वो हमारे तमिलनाडु से ना कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। और यहाँ की आबादी कितनी है, तो 2 करोड़ है, जो हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन के इक्वल है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे कि अगर साउथ एशिया का बात करें तो साउथ एशिया के सारे जितने भी कंट्री पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, मतलब डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स पॉपुलेशन के लोग पाए जाते हैं। उसी तरीके से ना श्रीलंका में भी ना डाइवर्स पॉपुलेशन के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग पाए जाते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सोशल ग्रुप है वो सिन्हाला स्पीकर है, जो 74% पाए जाते हैं। एंड देन तमिल स्पीकर है, मतलब पूरे कंट्री में ना 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं और 18% लोग तमिल बोलते हैं। अमोंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप। तमिल में भी बाबू 2 तरह के सब ग्रुप होते हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री एंड आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, मतलब ऐसे तमिल के लोग जो वहीं पे, जिनका घर वर वहीं पे हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, जो 13% है। और जो रेस्ट है वो 4 फादर है, जिनकी 4 फादर को, जिनके पूर्वजों को इंडिया से लाया था एज अ प्लांटेशन वर्कर के। ब्रिटिश के टाइम में ना, कॉलोनियल रूल के टाइम में ना इंडिया से लेकर जाया गया था, तो वैसे लोग जो श्रीलंका में बस गए उनको इंडियन तमिल कहा जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, अगर हम लोग मैप देखते हैं, श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंकन तमिल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कंट्री के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग सिन्हाला बोलते हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल, बहुत सारे जो तमिल है ना वो हिंदू को फॉलो करते हैं या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन बोलने वाले, क्रिश्चियन के धर्म को फॉलो करने वाले भी लोग रहते हैं। Who are both तमिल एंड सिन्हाला, जो तमिल एंड सिन्हाला दोनों है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज आर बुद्धिस्ट। सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग सिन्हाला बोलते हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल, बहुत सारे जो तमिल है ना वो हिंदू को फॉलो करते हैं या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन बोलने वाले, क्रिश्चियन के धर्म को फॉलो करने वाले भी लोग रहते हैं। Who are both तमिल एंड सिन्हाला, जो तमिल एंड सिन्हाला दोनों है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक बेल्जियम the Dutch community could take advantages in numeric majority force its will on the French and German speaking population। जैसे कि हम लोगों ने बेल्जियम में देखा था, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी वो अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठा रहा था और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन और फ्रेंच वालों को दबा रहा था। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट among the community further, जिसके कारण से क्या हो रहा था, वाद विवाद बढ़ते चला जा रहा था। दिस could lead to a very messy partition of the country. Both the side would claim control over Brussels। देखिए इससे क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ था, मतलब दोनों, जैसे डच वाला जो है वो अपना राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, और जो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है वो भी ब्रुसेल पे अपना हक चाह रहे थे। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगेस्ट मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन द इंटायर कंट्री। अगर सिन्हाला कम्युनिटी का बात करें तो ये क्या कर रहा था, अपना बिगर मेजोरिटी जो होते हैं ना वो इम्पोज कर रहा था पूरे कंट्री पे। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्रीज। चलिए अब देखते हैं ना कि इन दोनों कंट्री में क्या हुआ।
Majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. श्रीलंका को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री का मान्यता कब मिला? 1948 में मिला. द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे ना, उन्होंने ना अपने मेजोरिटी का फायदा उठाकर गवर्नमेंट बनाने की चाहत रखी. एज अ रिजल्ट क्या हुआ? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लिया मेजोरिटेरियन को अडॉप्ट कर लिया सिन्हाला सुपरमेसी. मतलब सिन्हाला के तहत क्या हुआ? नई सरकार बनी. इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है ना, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी. आज बस यहीं तक रहने दीजिए. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, जिसमें हम अपने पावर्स किसी के साथ शेयर करते हैं. तो पहले के समय में राजा के पास सारी पावर्स होती थी, वही रूल्स बनाते थे, वही देखते थे कि रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, और अगर कोई रूल्स नहीं मान रहा तो उसको पनिश भी राजा ही करते थे. बट अभी के टाइम वैसा नहीं है. ये सारे पावर्स गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट ने इन पावर्स को डिवाइड किया हुआ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी पनिश करती है उनको जो लॉज नहीं फॉलो करते. पहले ये मानते थे कि सारे पावर्स एक ही पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होने चाहिए, क्योंकि अगर पावर को बांट दिया गया तो जल्दी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी. पर डेमोक्रेसी आने के बाद हमें ये समझ आया कि ऐसा नहीं है. अगर हमें सही डिसीजन लेना है तो पावर को डिवाइड करना अच्छा है. और ये जानने के लिए कि पावर शेयरिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, हम दो कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में. उसको नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस बॉर्डर करते हैं. बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन में 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं. 40% वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं. बाकी 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. और जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच. फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा रिच और पावरफुल थी. ये डच स्पीकिंग लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिनको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट्स काफ़ी समय के बाद मिले, जिसकी वजह से 1950s 1960s में दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ब्रसल्स में हुई थी, क्योंकि जहाँ कंट्री लेवल पे डच मेजॉरिटी में थी बट कैपिटल सिटी में डच माइनॉरिटी में थी. इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं एक दूसरी कंट्री श्रीलंका से, जो कि एक आइलैंड नेशन है, यानी इसके चारों तरफ पानी है और हमारे इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट से थोड़ा ही दूरी पर है. यहाँ 74% पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 18% पॉपुलेशन तमिल स्पीकर्स हैं. तमिल पॉपुलेशन दो तरह की है. एक जो नेटिव तमिल्स हैं, जिनको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन के 13% हैं, और दूसरा ग्रुप है उन तमिल्स का जिनको कॉलोनियल टाइम्स में टी प्लांटेशन में काम करने के लिए इंडिया से श्रीलंका लाया गया था. इनको इंडियन तमिल्स कहते हैं. तो जानते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ. मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली और सिन्हाला कम्युनिटी ने अपनी मेजॉरिटी के चलते गवर्नमेंट पे डोमिनेट किया. और पावर में आने के बाद उन्होंने श्रीलंका में बहुत सारे मेजॉरिटेरियन स्टेप्स लेने शुरू करे. 1956 में उन्होंने एक्ट पास किया और सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से सिन्हाला को प्रेफरेंस मिलने लगी यूनिवर्सिटीज और जॉब्स में. और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा. इन सब चीज़ों की वजह से श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लैंग्वेज या कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है, और ये भी कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे. इन सब चीज़ों की वजह से सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में तनाव बढ़ने लगा. फिर श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी अलग पार्टी बनाई ताकि वो अपनी लैंग्वेज तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना पाए, और उनको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी. रीजनल ऑटोनॉमी मतलब उनको अपने रीजन में सारे डिसीजन लेने की फ्रीडम हो, पर उनकी ऑटोनॉमी की बात हर बार मना कर दी जाती थी. 1980 तक बहुत सी पार्टी शुरू हो गई और ये डिमांड करने लगी कि तमिल्स की अपनी एक अलग ईलाम यानी तमिल्स का एक अलग से स्टेट होना चाहिए. श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में
फिर दोनों कम्युनिटी के बीच सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के काफी लोग मर गए। बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। इन सब की वजह से श्रीलंका पर बहुत असर हुआ। अकोमोडेशन इन बेल्जियम के लीडर्स ने अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने बीच के डिफरेंसेस जैसे रीजनल या कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया और 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों की आवश्यकता के अनुसार बना पाए, जिससे कि सभी सेटिस्फाइड हो। तो अभी जो उन्होंने अरेंजमेंट किया है वो सारी कंट्री से काफी अलग है और इनोवेटिव है। इससे पहले कि हम देखें कि बेल्जियम ने कैसा सिस्टम अपनाया, पहले ये जानते हैं कि किस तरह से हम पावर को शेयर कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें ये तीनों सेम लेवल पे ही हैं और इन तीनों के पास अलग अलग पावर है। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन्ड रहता है, यानी ऐसा सिस्टम ये इंश्योर करता है कि किसी भी ऑर्गन के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं हो। हर ऑर्गन एक दूसरे को देखती है यहाँ पे, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के काम पे नजर रखती है। एग्जीक्यूटिव जिसमें मिनिस्टर्स आते हैं, इन पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी नजर रखती है और जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर नजर रखते हैं। इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं। दूसरा तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयर किया जाता है। मतलब पावर सेंटर और स्टेट या फिर रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइड होता है। और ऐसी गवर्नमेंट को जहाँ पे पावर्स सेंटर और स्टेट में डिवाइड हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। सेम ऐसे ही पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और नीचे के लेवल पे, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पे। तीसरी तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे हम अपने कंट्री में रह रहे सारे कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि उनका भी गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में रोल हो। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता था, वहाँ पे ये होता था कि SC, ST, OBC या फिर विमेन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि गवर्नमेंट में उनकी भी बात सुनी जाए। 4th तरीके का पावर शेयरिंग इंश्योर करता है कि पावर किसी एक के पास सीमित ना हो, बल्कि पावर सबके बीच में शेयर हो सके। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो कंपटीशन होता है, ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही हर बार नहीं जीत रही, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है इलेक्शन। और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, लाइक ट्रेडर्स के प्रेशर ग्रुप हो गए, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, फार्मर्स के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, ये सारे अपने ग्रुप बनाते हैं और इनका भी शेयर होता है गवर्नमेंट पावर में, या फिर ये गवर्नमेंट की कमिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये भी पावर शेयरिंग का हिस्सा होते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग कितने तरह की हो सकती है। सो लेट्स सी कि बेल्जियम ने कैसा सिस्टम अपनाया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंटर गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग इक्वल नंबर में रहेंगे। कुछ स्पेशल लॉज बनाने के लिए मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए हर लैंग्वेज कम्युनिटी का। यानी कि अगर सपोज कोई स्पेशल लॉ आता है तो फ्रेंच और डच स्पीकिंग दोनों की मेजॉरिटी चाहिए उस लॉ को पास करने के लिए। यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। दूसरा उन्होंने क्या किया कि सेंटर गवर्नमेंट ने अपने ज्यादातर पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए, जो कि 2 रीजन्स में है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट से नीचे नहीं है, इसके भी इक्वल पावर्स हैं। ब्रसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहां दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्रेंच कम्युनिटी ने ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया क्योंकि सेंटर में डच कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया। इन दोनों तरह की गवर्नमेंट के अलावा एक और तरह की गवर्नमेंट है बेल्जियम में, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक तरह की लैंग्वेज कम्युनिटी इलेक्ट करती है, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन। चाहे वो जहां भी रहें, इस गवर्नमेंट को कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड सारे पावर्स हैं। तो ये मॉडल आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और ये है भी, पर ये अरेंजमेंट की वजह से बेल्जियम में सब अच्छा चल रहा है सारी कम्युनिटीज के बीच में। तो हमने इन दोनों कंट्रीज से क्या सीखा कि ये दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, पर जिस तरह इन्होंने पावर शेयरिंग का क्वेश्चन डील किया है,
ये अलग अलग हैं। बेल्जियम में वहाँ के लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि अगर उनको कंट्री में यूनिटी रखनी है तो ये तभी पॉसिबल है अगर उनने सारे कम्युनिटीज़ की फीलिंग को रिस्पेक्ट की और उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखा। तो ऐसे रियलाइजेशन की वजह से सारे लोग साथ में आए और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट पर अग्री किया। श्रीलंका में अलग ही हुआ। वहाँ पे पता चला कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहे तो पावर शेयर करने से मना कर सकती है और कंट्री की यूनिटी पे भी इसका असर पड़ सकता है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? इसके दो रीजन हैं। पहला है कि पावर शेयरिंग की वजह से कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे या फिर कम होंगे, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। इसलिए पावर शेयरिंग की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रूल में क्या प्रॉब्लम है, बट लॉन्ग टर्म में समझ आता है कि सबको पावर मिलनी चाहिए। और दूसरा रीजन जिसकी वजह से पावर शेयरिंग अच्छी है वो है क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अपना लीडर चुनने का फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक रूल में सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो हम लीडर चुनते हैं वो लॉज बनाते हैं, वो सबके लिए बनाते, सिर्फ उनके लिए नहीं बनाते जिन्होंने वोट किया, बल्कि जिन्होंने उनके लिए वोट नहीं किया उनके लिए भी बनाते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा कि उनको कैसे गवर्न होना है। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होगी जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें और उनका भी एक स्टेक हो सिस्टम में, उनका भी राय लिया जाए सिस्टम में, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट हो। तो पहला रीजन जिसकी वजह से पावर शेयरिंग अच्छी है उसको प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। प्रूडेंशियल रीजन ये बताता है कि पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम आएंगे सोसाइटी में, और मॉरल रीजन ये बताता है कि पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूएबल है। तो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। Thank you so much for watching. Have a great day. Bye.